औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, ये आज आपका चैप्टर नंबर 7 का फ़र्स्ट लेक्चर है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फ़र्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स जो आपको इंट्रोडक्शन में मैं यहाँ बता दूँ, देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जहाँ पे जो मेंशन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मादे की कोई खसूसियात। मादा क्या चीज़ है जो आप अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे होते हैं। बेसिकली मादा हम कहते हैं कि मादे की वो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट्स होती हैं जो मैटर की, एक सॉलिड होगी, एक लिक्विड होगी, गैस हो गई। ये सारी जो आपके पास स्टेट्स होती हैं मैटर की, उनकी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती हैं, उन तमाम को इन डिटेल इस चैप्टर में हम बेसिकली रीड करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो इधर है आपके पास, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर के बारे में जो हमने इधर पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो आपके पास टॉपिक है मेन। यहाँ पे जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है, आपके पास है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो मैटर है बेसिकली वैसे ज़र्रात से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स अमूमन आपके पास जो हैं वो कंटिन्यू मोशन में होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर पे एग्जिस्ट करती हैं। और ये आपको एग्जांपल फर्दर, ये जो काइनेटिक थ्योरी होती है, इसकी आपको जो आपने केमिस्ट्री में भी अपने कुछ लॉज पढ़ लिए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ब्राउनियन मोशन वगैरह, वहाँ पे एप्लीकेबल मिलती है। तो बेसिकली ये जो आपको इन शॉर्ट यहाँ पे पोस्टुलेट्स बताए हैं मॉडल के, वो ये बताने की कोशिश की है कि इनकी बेसिस पे हम ये बात कर रहे होते हैं कि आपके पास जो मादा होता है वो चंद ज़र्रात से मिलके बना होता है, जिनको हम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। वही मॉलिक्यूल्स एक कंटिन्यू मोशन के अंदर होते हैं, यानी कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि वो किसी पॉइंट पर सिर्फ फिक्स हैं। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, उनके दरमियान अट्रैक्शन पाई जाती है। ठीक हो गया। अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वो डिपेंड करता है, कहीं वीक होंगी, कहीं स्ट्रांग होंगी, लेकिन एग्जिस्ट करेंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपकी जो टेक्स्ट बुक पे टॉपिक है ना, जैसे स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर ये मेंशन है कि जो आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेज हैं, उन्होंने पैराग्राफ की फॉर्म में आपको डिटेल बता दी है। जो मैंने आपकी आसानी के लिए इधर एक कंपैरिजन की फॉर्म में लिख दी है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। जो आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेज होते हैं, इनके दरमियान कंपैरिजन क्या है, बेसिकली उस कंपैरिजन को हमने यहाँ पे रीड करना है। आपके पास सबसे पहली चीज़ जो सॉलिड्स की होती है, आपको पता है इनका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब सख्त किस्म की साख्त होती है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। और लिक्विड्स के अंदर उसके बरअक्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ खाली जगह, वैकेंट स्पेसेस मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। और थर्ड वन हमारे पास गैसेस हो गया। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अमूमन वो एक रैंडम मोशन में होते हैं, यानी तेज़ी से एक से दूसरी जगह हरकत में होते हैं। फिर जो आपके पास जाहिर सी बात है, जो ऊपर हमने भी बात की जिस तरीके से सॉलिड के पार्टिकल्स की, अगर वो टाइटली बाउंड होंगे तो ऑब्वियसली वो एक पॉइंट पे फिक्स हैं, तो दूसरा मॉलिक्यूल एक के बहुत ज़्यादा करीब है, तो इसका मतलब हुआ कि उनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसकी निस्बत जो लिक्विड्स होते हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस समहाउ बहुत वीक होती हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं गैसेस, और गैसेस में उसकी निस्बत भी काफ़ी हद तक वीक होंगी वो अट्रैक्टिव फोर्सेस। फिर जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं, बेसिकली उसके मॉलिक्यूल्स एक पॉइंट जो फिक्स पोजीशन होती है उसकी, उस पर वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि वो टाइटली बाउंड होते हैं, एक से दूसरी जगह मूवेबल नहीं होते। जबकि जो लिक्विड्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल स्लाइड करते हैं ओवर वन एंड अदर, एक से दूसरी जो लेयर होती है उसके ऊपर, मतलब कि उनके दरमियान, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट पॉइंट यही बता चुकी हूँ कि बेसिकली इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, वैकेंट स्पेसेस होती हैं। तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक से दूसरी जगह स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइडिंग की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। थर्ड वन आपके पास है गैसेस। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं कंटेनर की वॉल से, जिस भी कंटेनर के अंदर वो मौजूद होते हैं। क्लास कंटेनर से मुराद यहाँ पे, जैसे अगर हम एक बैलून की एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो उस बैलून के अंदर भी तो आप एक गैस इन्वॉल्व करते हैं। बेसिकली वही गैस होती है जिसके पार्टिकल उस बैलून के अंदर एक रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, तो उस बैलून की अंदर से जो वो सरफेस को बार बार टकराएंगे, इट मीन्स के हम यही यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो जो वॉल्स होती हैं कंटेनर की, जैसे बैलून हमारा यहाँ कंटेनर है, उसकी वॉल्स के साथ वो मुसलसल टकराते रहेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में बात क्लियर की कि इनके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। वजह क्योंकि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह मौजूद होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे लाई करते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स। क्लियर। नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट, सॉलिड्स है फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ठीक हो गया। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी अपनी एक प्रॉपर फिक्स शेप होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम मिसाल के तौर पे इस तरीके से बात करते हैं कि जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं ना, जैसे आपके पास आपकी बुक है, पेन है, बैग है, ठीक हो गया, ब्रिक होती है, पेंसिल होती है,
ये तमाम चीज़ें जो आपके पास सॉलिड्स की कंडीशन में होती हैं, आप इसको किसी भी जगह पे रखते हैं, इनकी अपनी जो प्रॉपर शेप और वॉल्यूम होता है ये वही अटेन करते हैं, कभी भी उस सरफेस की, उस कंटेनर की शेप को अटेन नहीं करते। लेकिन जबकि जो लिक्विड्स की हम बात करते हैं, देखें जैसे लिक्विड्स में हम वाटर, मिल्क, इनकी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप वाटर को पॉर करते हैं किसी बाउल में तो वो बाउल की शेप ले लेगा, आप किसी कप में उसको डालेंगे तो वो कप की शेप ले लेगा, जब आप उसको ग्लास में डालेंगे तो पानी ग्लास की शेप में आ जाएगा। मतलब उसकी अपनी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, बल्कि हम उसको जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। लेकिन जो वॉल्यूम होता है इसका वो फिक्स होता है, यानी कम ज़्यादा नहीं होगा, रहेगा उतना ही, लेकिन वो जो शेप है वो उस कंटेनर की अटेन करता जाएगा। थर्ड वन आपके पास होते हैं गैसेस। गैसेस की ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन की वजह से वो एक से दूसरी जगह पे तेज़ी से टकराते रहते हैं, आगे से आगे मूव करते रहते हैं, लेकिन किसी भी पॉइंट पे हम ये नहीं कह सकते कि उनकी जो शेप है या वॉल्यूम है वो फिक्स है। उसकी सिंपल सी रीज़न ये होती है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, जिसकी वजह से उनकी जो मोशन होती है वो रैंडम होती है, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम, रैंडम में मॉलिक्यूल्स उनके आगे से पीछे कोलाइड करते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आपके पास है वो है सॉलिड्स आर हैवियर देन लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, जो अमूमन आपके पास सॉलिड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वज़न रखते हैं माया और गैस की निस्बत। उसकी वजह क्योंकि इसके अंदर हमने जैसे बात की कि पार्टिकल्स टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक जगह पे गैदरिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, तो ऑब्वियसली वो वेट गेनिंग हो जाता है, वज़न उनका बढ़ जाता है, हैवी हो जाते हैं। लेकिन जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स का वज़न कम होता है अमूमन सॉलिड्स और गैसेस की निस्बत तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, लेकिन सॉलिड्स की निस्बत कम होता है। उसकी वजह क्योंकि सॉलिड की निस्बत जो लिक्विड्स होते हैं उनके दरमियान वैकेंट स्पेसेस मौजूद होती हैं, और जिसकी वजह से इनका वज़न उनकी निस्बत तो कम हो जाता है। लेकिन चूँकि गैसेस की निस्बत तो इनके दरमियान बहुत कम स्पेसेस है ना, गैस के अंदर तो मॉलिक्यूल एक साइड पे तो दूसरा उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे किसी और पॉइंट पे लाई करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं बेसिकली जो लिक्विड्स होते हैं वो निस्बतन हल्के होते हैं सॉलिड से, लेकिन भारी होते हैं गैसेस से। थर्ड वन आपके पास जो गैसेस हैं, गैसेस आर मच लाइटर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो आपके पास गैसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स की निस्बत। ऑब्वियसली इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जितनी सी स्पेस में सॉलिड और लिक्विड के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में गैदरिंग कर रहे थे, उतने में इनके से 3 to 4 5 मॉलिक्यूल्स होंगे। उसकी वजह क्योंकि वो रैंडम मोशन में होते हैं, ज़्यादा फासला होता है उनके दरमियान, इस वजह से इनका वज़न उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एग्जाम्पल इसके बाद आप एक पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हैं खुद से स्टूडेंट्स के, उसके अंदर आप ये मेंशन कीजिएगा, लास्ट 5th पॉइंट बना लें। जैसे आपके पास आप ब्रिक बता सकते हैं, स्टोन बता सकते हैं, स्टील स्पून बता सकते हैं, बुक का बता सकते हैं, पेंसिल, ये सॉलिड्स हो गए। लिक्विड्स में वाटर है, मिल्क है, ऐसी तमाम चीज़ों की एग्जांपल लिक्विड्स में आपके पास आ जाती है। और गैसेस में बेस्ट एग्जांपल आपके पास एयर है, ठीक है, जिसके अंदर हम कहते हैं बहुत सारी गैसेस जो होती हैं उनका मिक्सचर होता है एयर। उसके अलावा आप उसको इंडिविजुअली भी काउंट कर सकते हैं, वो गैस जिसको हम इनहेल करते हैं फॉर ब्रीथिंग पर्पस, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, हम हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं, नाइट्रोजन गैस ले सकते हैं, जिसका वॉल्यूम हमारी ओवरऑल एयर के अंदर ज़्यादा होता है। इन तमाम चीज़ों को आप इसके अंदर 5th पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये आपका स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था, होप सो आपको समझ आया होगा। आपने इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और इंशाल्लाह अगला लेक्चर आप लोगों को कल की डेट में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 हमारी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है। टॉपिक हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन हम कैसे करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह ऑक्सीडेशन नंबर भी आता है तो दोनों के लिए सेम, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही चीज़ है और ऑक्सीडेशन नंबर भी वही चीज़ है। ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन हम करते हैं कि जो नंबर ऑफ चार्ज ऑफ एन एटम विल हैव इन ए मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, कि कोई किसी भी एटम के ऊपर जो नंबर ऑफ चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में मौजूद एटम्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। अब हम लोगों ने ये कहा कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट को जब हम डिफाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं, तो आपके पास जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है, इंक्रीज
दूसरा क्या है कि जब आप डिक्रीज हो जाएगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर इज रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट में मौजूद एटम्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या मिलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर इज ऑक्सीडेशन, यानी कि जब आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, वो एटम या एलिमेंट जो होता है वो क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है, और उसमें जो प्रोसेस होता है वो किसका हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर इज रिडक्शन, किसी भी रिएक्शन में एक कंपाउंड में से कोई किसी भी एटम का जो चार्ज होता है वो रिड्यूस होगा, दैट इज नोन एज रिडक्शन। अब हमने करना है कि हमारे पास है कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में से हम लोगों ने किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है किसी भी एलिमेंट की। सबसे पहले आपके पास सपोज मैं कह रही हूँ कि आपके पास एक रिएक्शन है H2, जो एक कंपाउंड है H2CrO4 है, ये एक आपके पास क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड में से आपने क्या करना है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा लिखना है। डाटा में आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की कितने एटम है, 2 एटम है, तो इस कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाएगी, 2 + 1 + 2 बन जाएगी। क्लियर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -2 होता है। अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम यूज कर रहे हैं, तो 4 × -2 = 4 2s are 8 -8 आ जाएगा। क्लियर, अब आप जो कहते हो कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू, आप कह रहे हो कि वो किसके इक्वल है, x के इक्वल। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ जो होता है इसका पूरे कंपाउंड का जो एल्जेब्रिक सम आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 × ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 प्लस क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर को हमने सपोज किया x है, प्लस ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, और ऑक्सीजन के एटम कितने, 4 एटम है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस x प्लस माइनस 4 2s are 8 इज इक्वल टू 0। -8 में से +2 को करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -6 प्लस x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 आपका राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन
कंपाउंड या मॉलिक्यूल में से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? आप लोगों ने इसी बुक के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट 7.3, सेल्फ असेसमेंट 7.3 आपने क्या करना है, इसको अपनी रफ कॉपी पे करके पिक बना के मुझे आप लोगों ने व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 साइंस ग्रुप, सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स का। डेट है 5 जून एंड डे इज फ्राइडे। आज हमने एकदम स्टार्ट करना है विच इज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन मींस द इन्फ्लुएंस, द रोल, द वर्क ऑफ अलजेब्रा इन ऑर्डिनरी लाइफ। सो हमने जो चैप्टर नंबर 4 एंड 5 डिस्कस किया था उसमें हमने एक्सप्रेशंस को, पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस को, नॉन पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस को, रेशनल एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया था, सिंप्लीफाई किया था। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एलसीएम, एचसीएफ के रूट्स को डिस्कस किया। तो साइज 6.1 की तरफ मूव करते हैं। 6.1 में हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम एंड एचसीएफ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। एचसीएफ स्टैंड्स फॉर highest common factors और इसको फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं। द फर्स्ट मेथड इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड, द सेकंड मेथड इज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड थर्ड मेथड इज बाय रिलेशन। रिलेशन बेसिकली एक फॉर्मूला है विच इज product of HCF into LCM equals to product of first given expression into the second given expression। इसमें से जब आपको LCM given होगा और ये दो एक्सप्रेशन सेम होंगे तो आप इजीली यहाँ से LCM को सेपरेट करके इस रिलेशन के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह LCM भी रिलेट करता है 6 से ही, लेकिन LCM में आपको कॉमन फैक्टर्स के साथ नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको भी फाइंड करने की मेथड है, आप इसको बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बाय दिस रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मूव करते हैं साइंस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पार्ट 1 को लेके मैंने एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है, मैंने एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो एक्सप्रेशन दी है इनमें सिंगल टर्म दी हुई है, देयर इज नो सेपरेशन विद द साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अगर इस तरह की मुझे फॉर्म दी होती तो मुझे वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, या मुझे इक्वेशन एक्सप्रेशंस को बाय द मेथड ऑफ मिड टर्म ब्रेक उसके फैक्टर्स बनाने होते। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस सिंगल एक्सप्रेशन दिया है तो मुझे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स के थ्रू सॉल्व करना होगा। सो मूव टुवर्ड सॉल्यूशन। फैक्टर्स ऑफ 39x पावर 7 y पावर 3 एंड z इक्वल्स टू, ब्रेक करके फर्स्ट ऑफ ऑल 39 को बाय द प्राइम फैक्टर्स, 3 1 3 3 3 9 एंड 13 1 30, तो ये बन जाएगा 3 into 30। अब ब्रेकिंग बाद यहाँ पे x वेरिएबल, y वेरिएबल एंड z वेरिएबल की पावर्स की, तो आपको करना क्या होता है, आपको इन पावर्स को कंपेयर करना होता है। x वेरिएबल्स जितने भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं
दोनों एक्सप्रेशंस के आप इनको सेपरेटली कंपेयर कर लें। फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन में अगर मैं कंपेयर करूं एक्स वेरिएबल की पावर्स को, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स की 7 आ रही है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स की 5 आ रही है। इट्स मीन दैट मुझे 5 5 सेम करना होगा, क्योंकि ये लोएस्ट है, दोनों में कॉमन हो सकती है। तो मैं 7 को ब्रेक करूंगी एक्स पावर 5 और एक्स पावर 2 में, ये पावर ऐसे रहेगी। सेकेंड एक्सप्रेशन की अगर मैं देखूं यहाँ पे y वेरिएबल को, तो y वेरिएबल की पावर फर्स्ट एक्सप्रेशन में है जी y पावर 3, सेकंड में है y पावर 6। इसमें दैट ये बड़ी है 3 इसमें एग्जिस्ट कर रही है, तो मुझे इसको ब्रेक करना होगा y पावर 3 एंड y पावर 3 में, बिकॉज 3 + 3 6। z की बात की जाए तो z वेरिएबल यहाँ पे पावर 1 के साथ है, लेकिन यहाँ पे पावर 7 के साथ है, तो z 7 को ब्रेक करना होगा पावर 1 में और पावर 6, बिकॉज 6 + 1 7। इस तरह से ये कॉमन जा सकती है। तो इसी चीज को देख के मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ x पावर 7 को ब्रेक कर रही हूँ x पावर 5 और x पावर 2 में, बिकॉज यहाँ पावर 5 है, दोनों कॉमन हो जाएंगे। आगे y वेरिएबल की अकॉर्डिंग टू y पावर 3 एज रहेगी, बिकॉज यहाँ y पावर 6 थी, इसको ब्रेक करेंगे। z पावर 1 भी एज रहेगी, बिकॉज ये भी लीस्ट है। इस तरह से हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बना लिए। अब मूव करते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन की तरफ। फैक्टर्स ऑफ 91 x पावर 5 y पावर 6 z पावर 7 इक्वल्स टू, अब हम 91 को ब्रेक कर देते हैं, 91 के प्राइम फैक्टर देते हैं, 91 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे जी 7 से ही हो रहा है, 7 + 7 रिमेनिंग इज 2, 7 × 3 = 21 एंड 30 बना 13, तो ये आ जाएगा 7 × 13। नेक्स्ट वेरिएबल देखे जाए तो हमने x पावर 5 को ब्रेक नहीं किया था, बिकॉज ऊपर x पावर 5 में कॉमन हो जाएगा। y पावर 6 को ब्रेक किया था y पावर 3 एंड y पावर 3 में, और c को भी ब्रेक किया था y पावर 1 एंड y पावर 6 एंड y पावर 1 में, क्योंकि 1 1 यहाँ पे कॉमन हो जाते हैं। इन फैक्टर्स को बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इन दोनों में से आपने कॉमन को सेपरेट करना है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ एक्सप्रेशंस, जितने भी एक्सप्रेशंस दिए होंगे उनमें आपके पहले फैक्टर्स आपको बनाने हैं, फिर आपको उनमें से कॉमन निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में से देखा जाए तो 13 दोनों में सेम है, एक कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट वेरिएबल्स की तरफ मूव करते हैं। वेरिएबल में x पावर 5 दोनों में सेम है, ये कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट में y पावर, अगर y वेरिएबल की बात की जाए तो y पावर 3 दोनों में सेम है, ये कॉमन हो जाएगा। और नेक्स्ट z की तरफ मूव करते हैं तो z पावर 1 दोनों में सेम है, तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स में considered होगा। And we know that HCF is the highest common factor, तो ये common factors हमारे HCF होंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 13 x पावर 5 y पावर 3 and z is your required HCF of the given expressions। अभी हमें मूव करना है towards the LCM। LCM का क्या फॉर्मूला होता है? LCM equals to common factors into नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन तो हमने फाइंड आउट कर लिए, रिक्वायर्ड हमें नॉन कॉमन है, तो हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट कर लेते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू, जो रिमेनिंग है यहाँ से इन दोनों एक्सप्रेशंस में से वो आपके नॉन कॉमन है, तो 3 इज रिमेनिंग, यहाँ से 7 इज रिमेनिंग। वेरिएबल्स की बात की जाए यहाँ से x पावर 2 रिमेनिंग है, यहाँ से x पावर y पावर 3 एंड z पावर 6 रिमेनिंग है। इनको मल्टीप्लाई करा ले तो आ जाता है z 3 7 21 x स्क्वायर y क्यूब एंड z पावर 6। अब नेक्स्ट स्टेप में आप एलसीएम
फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपने कॉमन फैक्टर्स भी निकाल लिए और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर लिए। एंड वी नो दैट एलसीएम ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास ऐसे वाले थे विच इज 13x पावर 5 y पावर 3 एंड z इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स जो भी हमने फाइंड आउट किए विच आर 21x पावर 2 y पावर 3 एंड z पावर 6। तो वेरिएबल्स को वेरिएबल्स में सॉल्व करने और वैल्यूज को वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाने 13 इंटू 21 आपके पास आ जाएगा 273 और यहाँ पे x पावर 5 है और यहाँ पे x पावर 2 है, दोनों की वैल्यू सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बन जाएगा x पावर 7। y पावर 3 है, y पावर 3 बेस अगेन सेम है 3 + 3 6, y पावर 6 हो जाएगी, z पावर 6 z पावर 10 z पावर 7 हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। इस तरह से आपने एलसीएम और एलसीएम को फाइंड आउट करना किसी भी एक्सप्रेशंस के अंदर। फर्स्ट स्टेप इज द फैक्टर्स को आपने फाइंड आउट करना है, सेकंड स्टेप आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, थर्ड स्टेप आपने नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं फॉर द एलसीएम और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। लेकिन अगर सिर्फ एलसीएम रिक्वायर्ड है तो एलसीएम पे जस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और उन्हीं कॉमन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करवा के और एलसीएम आपका होगा। सो यहाँ पे आज लेक्चर जो है वो एंड होता है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1 जिसमें आपको एलसीएम फाइंड करना था और क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है 4 वहाँ पे आपको एलसीएम करना था फाइंड। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड्स आपको बता दिए। सो आपने इनको प्रैक्टिस करना है, मीट रजिस्टर्स पे भी आपने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें ये फॉर्मूला मेथड यूज़ करना होगा, मिड टर्म ब्रेक करना होगा फैक्टर्स बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह वही डिस्कस करेंगे। आज लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।